तो इन्होंने एक बार राष्ट्रगान के समय भी ये अटखेलियां कर रहे थे, जो कि मुझे लगता है दंडनीय भी है। और उसके बाद भी इन्होंने एक महिला को जबरन माला पहनाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं वो अनस्टेबल से तो दिख रहे हैं। पहले नीतीश कुमार जी ने उनसे इशारे से कहा कि इसको हटाओ, और इससे पहले कि वो हटाती या कुछ करती उन्होंने खुद पकड़ के खींच दिया। कुल मिला के ये एक बहुत ही मानसिकता जो है ना, ये नकाब के प्रति और हिजाब के प्रति जो है वो बहुत खराब है। उनको कानूनी प्रक्रिया के तहत जाकर के उनके लिए सजा की मांग करनी चाहिए थी, वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन भीड़ तंत्र का इस तरह किसी एक अकेले व्यक्ति को मारना, फिर उसके साथ बेदर्दी से पेश आना, मुझे लगता है इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहां पर जरूरत होती है वहां हटाया जाता है। पासपोर्ट्स बनते हैं, आप एयरपोर्ट्स पर जाते हैं, हटाना पड़ता है, आप वहां पर भी उस महिला से कहते हैं। और आपको बताऊं, मेरे पापा ने अपने उसमें कह रखा है, बहुत मशहूर उनकी लाइंस हैं कि कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है, अपने देश में सब कुछ भैया अच्छा लगता है, तेरे आगे माँ भी मौसी जैसी लगती है, तेरी गोद में गंगा मैया अच्छा लगता है। हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह। वैसे कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे आपने देखा होगा कि हिजाब को हटाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, वो अरेस्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ भारत में अभी थोड़ा सा मामला गड़बड़ है और यहाँ पे केसेस जो कि हो रहे हैं हिजाब को पहने दिए जाने के राइट्स के लिए। मैं आपको पूरी डिटेल में सारी बातें समझाऊंगा। नीतीश कुमार ने जो किया उसके बारे में तो हम सब जानते हैं और वो वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है। लेकिन मैं फिर से आपको एक बार ये वीडियो दिखाना चाहूंगा, फिर मैं आपको मिलवाऊंगा हमारे खास गेस्ट से, जिनसे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि वो एक इंटरव्यू दें और भारत के खिलाफ कुछ बातें बोले। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले नीतीश जी का ये वायरल वीडियो देखिए जो वो सीएम बनने के बाद उन्होंने ये हरकत की। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से ये जो वीडियो है ये वायरल होता जा रहा है और विवाद यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया तक भी पहुंच गया है। अब हमारे साथ हैं हमारी आज की खास गेस्ट सुमैया राणा, और ये अभी काफी पॉपुलर हो रही है ट्विटर पे अपने ट्वीट्स की वजह से, और जो काफी सारी बातें उन्होंने खोली है कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया उनके पास पहुंची जब ये निकाब और हिजाब और नीतीश कुमार की बातें वायरल होने लगी। सुमैया जी, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, जो आपने हमें समय दिया है। सबसे पहला सवाल, आप अभी भी हाउस अरेस्ट में हैं क्या? हाँ जी, मैं अनऑफिशियल हाउस अरेस्ट में हूँ। और एक बहुत मजेदार बात ये है कि जब उस दिन लाइव टेलीविजन पे मैंने जो कांस्टेबल्स थी, महिला कांस्टेबल्स, क्योंकि बाहर ठंडक बहुत थी और इंसानियत का तकाजा ये था कि मैंने उनसे कहा आप हमारे ड्राइंग रूम में बैठ जाइए, क्योंकि ठंड बहुत थी, जाहिर सी बात है उनको सर्दी लग रही थी बाहर। तो मैंने दिखा दिया था, क्योंकि ये तो बार बार पुलिस ये कह रही थी कि हाउस अरेस्ट किया ही नहीं है मैंने। तो मैंने कहा ठीक है, हाउस अरेस्ट नहीं किया होगा चलिए तो बंधक सबसे बनाया पहले होगा थोड़ा सा बाहर। दर्शकों को ये समझाते, ये बताते कि आपके ऊपर ये हाउस अरेस्ट हुआ क्यों है, आपके ऊपर इल्जाम क्या है, आपने ऐसा क्या कर दिया कि पुलिस ने बोला कि आप डिस्टर्बेंस फैला रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जब उन्होंने डॉक्टर नुसरत परवीन जो आयुष डॉक्टर हैं अपना नियुक्ति पत्र लेने गई थी और उनके हिजाब को पकड़ के खींचा था, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के एक मंत्री संजय निषाद जी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया था उस महिला के लिए स्पेसिफिकली, उसके बाद चीजों को लेकर मैं यहाँ के कैसरबाग कोतवाली में एक तहरीर देने गई थी। और उस तहरीर में ये मांग की गई थी कि देश में कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए जो भी इन सारे प्रकरण के बाद जो भी धाराएं बनती हुई या जो भी कार्रवाई बनती हो वो की जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये काम ये किया कि जो तहरीर देने वाले के ऊपर ही कार्रवाई करी, और मुझको हाउस अरेस्ट ये कहकर के कर दिया गया कि शांति भंग हो। मुझे लगता है सबसे पहली शांति भंग, एक मिनट नागेंद्र जी, सबसे पहले शांति भंग तो उन पर लगनी चाहिए जो इस तरीके की भाषा बोल रहे थे, जिससे लोगों में धार्मिक उन्माद भी पैदा हुआ, महिलाओं में अपने आप में असम्मानित महसूस करने लगी महिलाएं, लोगों के अंदर सामाजिक रोष पैदा हुआ। लेकिन उनको शांति भंग में नहीं बाध्य किया गया, मुझे शांति भंग में बाध्य किया गया। और आज की तारीख में
मैं हाउस अरेस्ट हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं उसके प्रूफ भी नीचे जाके दिखा सकती हूँ। अपार्टमेंट में हूँ मैं, तो नीचे बैठे हुए हैं वो, और अब सिविल ड्रेस में बिठाया गया है उन्हीं सेम पर्सन्स को, अब सिविल ड्रेस में बिठाया गया है, और एक आध उसमें बड़े अधिकारी भी तो हैं। आपको अभी 3-4 दिन और हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा? जी, मैं भी सुनने में तो यही आ रहा है कि अभी अगले 4-5 दिन ये और रखेंगे, और खासकर मुझे लगता है कि 2 दिन बाद या परसों शायद प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है यहाँ पे, वो किन्हीं मूर्तियों का अनावरण करने आ रहे हैं, जी। तो उनको ये लग रहा है कि सवाल ना किया जाए, और सवाल चलिए हम जायज मुझे हम हम लगता है बड़े वही मुद्दे पे आते हैं। मुझे लगता है कि 2014 के बाद काफी सारी चीजें बदली, काफी सारी डिफरेंट बातें होने लगी माइनॉरिटीज को लेकर के। आप चलिए मुद्दे पर आते हैं और सीधे सीधे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये माइनॉरिटीज के खिलाफ अगर एक चीफ मिनिस्टर किसी का हिजाब हटा रहे हैं तो ये सीधा सीधा अटैक है और इसको एक एक्सेप्टेंस दी जा रही है सरकार की तरफ से, आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, देखिए मैं इसको थोड़ी सी उनकी ही बात को मान लेती हूँ कि उनसे ये रैंडमली रिएक्शन हो गया, और उन्होंने नकाब हटा के देखना तो चाहा, ये हालांकि आपको लगता है कि इनकी मतलब दिमागी हालत खराब है नीतीश जी की, इस वजह से हुआ, या ये पूरा जो विचार है एक इस्लामोफोबिया है कि इसके ऊपर अब बातें होने लगी कि जो डॉक्टर नुसरत हैं वो उनका दिल्ली ब्लास्ट में भी हो सकता है कि हाथ हो। तो बहुत सारी ऐसी बातें बोली गई जो कि बताती है कि इस्लाम के ऊपर अटैक, या जो भी इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं उनके ऊपर भी अटैक। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? बिल्कुल, देखिए जिस वक्त में नीतीश कुमार जी का ये वीडियो आया था उस वक्त में चीजें अलग थी, बाद में जब इनको कनेक्ट किया गया और सारी चीजों से, तो इन्होंने एक बार राष्ट्रगान के समय भी ये अठखेलियां कर रहे थे, जो कि मुझे लगता है दंडनीय भी है, और उसके बाद भी इन्होंने एक महिला को जबरन माला पहनाने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं वो अनस्टेबल से तो दिख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, मान लेते हैं 1% को कि उन्होंने, उनकी ये अनस्टेबिलिटी थी, तो जी। जो जिम्मेदार थे उनको अगले ही दिन ये कहना चाहिए था कि आप इस बात के लिए निदामत कर लीजिए, माफी मांग लीजिए कि भाई मुझसे जो है वो, मेरा इंटेंशन ये नहीं था, लेकिन मुझसे ये चीज नहीं होनी चाहिए थी जो हो गई है। लेकिन क्योंकि इस पर अब वो बने हुए हैं, कायम हैं, अभी 2 दिन पहले वो अमित शाह जी से मिलने भी जाते हैं, प्रधानमंत्री से भी मिलने जाते हैं, और पूरा कैंपेन जो बिहार का उनका देखा जाए उससे कहीं पर भी ये जाहिर नहीं हो रहा है कि वो कहीं से भी अनस्टेबल है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ ये सोची समझी एक माहौल पैदा करने की कोशिश है, क्योंकि आपको लेकिन मालूम है कि उसके बाद जो पूरी डिबेट आती है सुमैया जी, वो इस बात पे आती है, लोगों ने ये कहना शुरू किया कि सिक्योरिटी का क्या, जब दिल्ली ब्लास्ट जैसी चीज़ें आती है, बहुत सारी बातें हुई उसके ऊपर, और ये केवल इस्लाम के ऊपर डिबेट नहीं है या हिजाब के ऊपर डिबेट नहीं है, बात आती है पब्लिक सिक्योरिटी की, पब्लिक ऑर्डर की। दिल्ली ब्लास्ट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स जहां हमें ऑलरेडी पता है कि काफ़ी कुछ हुआ और उसमें डॉक्टर्स थे जो एक सर्टेन रिलीजन से रिलेटेड हैं। तो ये सारी बातें एक नैरेटिव भी क्रिएट करती हैं, बट इसमें कुछ मेरी रियलिटी भी है। एग्जैक्टली मेरी बात को थोड़ा सा आप संयम रख के सुनिएगा। जी। अगर अगर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है और वहां पे पहले से चुनिंदा लोगों को एक लेकिन स्पेसिफिक जगह सवाल तो पे ये भी बुलाया उठता है ना सुमैया जी कि जिस डॉक्टर को आप सच में डिग्री दे रहे हो वो वही डॉक्टर है कि नहीं? मैंने आपसे कहा थोड़ा सा संयम रखिए, मैं वहीं तक पहुंच जी रही हूँ। जी जी। स्क्रीनिंग हुई होगी पहले, ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के उस कार्यक्रम में नहीं आ सकता। चलिए मान लेते हैं कि क्योंकि ये चूक की ही सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इससे चूक होती रही है, मान लेते हैं कि इनके ऑफिसर्स लेकिन भी कहीं। पब्लिक प्लेसेस में अगर आप को बोला जाए कि आप हिजाब हटाइए जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजंस और जस्ट एज अ बेसिक ड्यूटी नागेंद्र ऑफ जी, अ आप सिटीजन, मैं बोल रहा हूँ। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। जी। अगर मुख्यमंत्री जी को इतना जरूरी हो गया था कि वो ये जानना चाह रहे थे कि ये नुसरत परवीन ही है इस नकाब के पीछे, तो आपने वीडियो में देखा होगा उनके बगल में एक लेडी सिक्योरिटी खड़ी हुई है, उससे जी। कह देते कि इस हिजाब को हटा दीजिए। अच्छा, आपने इस चीज को गौर नहीं किया कि पहले नीतीश कुमार जी ने उनसे इशारे से कहा कि इसको हटाओ, और इससे पहले कि वो हटाती या कुछ करती उन्होंने खुद पकड़ के खींच दिया। कुल मिला के ये एक बहुत ही मानसिकता जो है ना, ये नकाब के प्रति और हिजाब के प्रति जो है वो बहुत खराब है। अगर इसको इज्जत की नजर से देखते तो ये काम कभी नहीं होता। अच्छा और चलिए। और जी जी बताइए। और पीछे उन्हीं मुख्यमंत्री जी के पीछे को एक व्यक्ति खड़े हैं
डिप्टी सीएम जो है वो उनको रोक रहे हैं, वहां से रोकने की भी कोशिश जी कर रहे हैं। जी। मीन्स की जरूरत वो कर रहे नहीं, थे, वो उनको के लोगों को भी नहीं अच्छा उस लगा। हरकत को हम भी जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करते। लेकिन जो बात है वो हम पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी की बातें कर रहे थे। चलिए उसके बारे में बात करेंगे, हिजाब के बारे में भी और बातें करेंगे। थोड़ा हमें बताइए कि कौन सा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था जिसने आपको कांटेक्ट किया और आपने उसको ऐसा झाड़ा, और हमने मुनव्वर राना जी की पोइट्री भी पढ़ी। पूरा मामला क्या था, जरा उसके बारे में बताइए। मुझे बहुत नाम तो नहीं पता, बट सरनेम मुझे याद है, कुछ पीरजादा करके था। एक्चुअली उन्होंने मुझे कॉल किया था 2 दिन पहले भी, जी बट मैं कोई अननोन कॉल उठाती नहीं हूँ, खासकर इंटरनेशनल कॉल्स में रिसीव ही नहीं करती हूँ। मेरा कोई लेना देना ही नहीं वहां से। बस एक बेटा है जो बाहर रहता है, वो भी आजकल यहीं आया हुआ था, तो मुझे इंटरनेशनल कॉल से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने फिर मुझे एक पोस्ट भेजी जिसमें उन्होंने कभी बहुत सालों पहले मेरे फादर का इंटरव्यू किया था। जी तो उन्होंने कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ, मैंने तब भी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन वो उस दिन जब कॉल आई संडे को, तो एक मेरे पत्रकार साथी थे, वो खड़े हुए थे। मैंने उनसे कहा आप अपना मोबाइल ऑन करिए, जरा रिकॉर्ड करिए, ये कहना क्या चाहते हैं। जी तो वो चीज रिकॉर्ड हो गई थी। और मैं आपसे एक बात कह दूं, मैंने उस वक्त में जिगर मुरादाबादी साहब का शेर पढ़ा था, बड़े मशहूर शायर रहे हैं बड़े, कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, ये बात जी घर की है घर में रहे तो अच्छा है। और आपको बताऊं, मेरे पापा ने अपने उसमें कह रखा है, बहुत मशहूर उनकी लाइंस हैं कि कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है, अपने देश में सब कुछ भैया अच्छा लगता है, तेरे आगे माँ भी मौसी जैसी लगती है, तेरी जी। गोद में गंगा मैया अच्छा लगता है। तो अपने देश का सब अच्छा लगता है। अगर हमारे इख्तिलाफात भी कहीं पर हैं, तो हम इख्तिलाफात को अपनी तरीके से सुलझा लेंगे, उसमें किसी बाहरी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी के घर में झांकना चाहिए किसी को। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान और हाल फिलहाल में बांग्लादेश में जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और एक हिंदू का भी कत्ल हुआ, उसको सरेआम जला दिया गया, आप इन सारे डेवलपमेंट्स को जो कि हमारे आसपास के देशों में हो रहे हैं, स्पेसिफिकली ऑफ कोर्स बांग्लादेश, आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलमान रह रहे हैं। भारत में इसका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है कि हिंदुओं पे अटैक हो रहा है। आज दिल्ली में काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट भी हो रहा है वीएचपी का। देखिए नागेंद्र जी, जो ये जो भीड़ तंत्र की रिवाज चल गया है, ये जी बहुत खतरनाक है समाज के लिए। और जहां तक रही बात इस्लामी नुक्ते नजर से, जहां तक मैंने इस्लाम पढ़ा है, वहां पर कहीं भी किसी को, एक व्यक्ति को अकेले घेर कर मारने का कोई वो नहीं है, नजरिया नहीं है। मैं मानती हूँ कि हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता कि आपत्तिजनक बात की, लेकिन मुझे सुन करके बहुत अफसोस हुआ कि जिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आप इस तरीके से किसी को मार रहे हैं बेदर्दी से, फिर उसके बाद जला रहे हैं। वो तो खुद शांति का पैगाम देते हैं और दुनिया के सबसे उन बड़े पर आरोप खुद की लगाया नाम गया, माने जाते उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुरान जला दिया। तो हैं। तो अगर कोई उनको इस कुरान चीज के लिए जलाता है तो कानून का इज इट सहारा लेना जस्टिफाइड टू चाहिए किल? था। जी। अगर कोई कुरान जलाता है तो आपके हिसाब से इज इट जस्टिफाइड टू किल समवन? इस्लाम में किलिंग है ही नहीं। हमारा इस्लाम ये कहता है कि जिस इंसान का कत्ल करोगे, कयामत के दिन अल्लाह ये कहेगा कि तुमको उसमें जान डालनी पड़ेगी। जब तुम जान डाल नहीं सकते हो, तो किसी की जान लेने की तुमको इजाजत नहीं है। सेल्फ डिफेंस में, आप अपनी सेल्फ डिफेंस में जब आपको ये लग जाए कि आपका आखिरी चारा ये है कि अब आप बचेंगे नहीं, तब तो आप किलिंग की तरफ जाएंगे। और मुझे लगता है ये तो लॉ भी कहता है, आप इसीलिए वेपन्स रखते हैं, आपको लाइसेंस तो अब मिलता है। बांग्लादेश में जो हो रहा है, ऑफ कोर्स आपने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जो जवाब दिया वो सब ने जाना, वायरल हुआ। बांग्लादेश के ऊपर आप थोड़ा बताएं कि जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको आप किस नज़रिए से देखती है, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, एंड ऑफ कोर्स जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश में। देखिए, क्योंकि वहाँ माइनॉरिटीज वहां पर हैं, कम तादाद में हैं, और वहाँ की जो इंटरनल माहौल है उसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी ने इस तरीके की हरकत की, मान लेते हैं कि जो वहाँ की माइनॉरिटी है, तो इसके पीछे क्या मानसिकता है, क्यों की गई, क्या वहां पर भी इसी तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और उसके लिए जो हथियार इस्तेमाल हुआ है, यानी कि उसकी लिंचिंग करना, फिर उसको जला देना, इस्लाम तो इस चीज की इजाजत नहीं देता है। और इंसानियत के हट से हट करके कोई काम नहीं। हर देश का अपना एक जी कानून है, उनको कानूनी प्रक्रिया के तहत जा करके उनके लिए सजा की मांग करनी चाहिए थी, वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन भीड़ तंत्र का इस तरह किसी एक अकेले व्यक्ति को मारना, फिर उसके साथ बेदर्दी से पेश आना, मुझे लगता है इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। मैं चलिए। इसको पूरी तरह जी करती हूँ। जी। अब बस थोड़ा सा हम हिजाब के बारे में बातें करेंगे। आपने ईरान के बारे में सुना ही होगा कि किस तरह से वहाँ पे औरतें चाह रही हैं कि
ये जो ज़बरदस्ती का हिजाब पहनाया जाता है या निकाब पहनाया जाता है वो उनको ना पहनना पड़े। आप जानती होंगी कि कितनी सारी औरतों ने वहाँ पे जानें गंवाई हैं। यहाँ पे जब हम देखते हैं भारत में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ पे एक अलग लड़ाई चल रही है भाई की हिजाब पहनने की। आप इस सारे डेवलपमेंट्स को कैसे देखती है? मतलब दुनिया में इस्लाम को लेकर के एक अलग सोच चल रही है क्या? सऊदी अरेबिया अपनी औरतों को और आज़ाद कर रहे हैं और हम इधर अपनी तरफ इधर क्या देख रहे हैं? क्योंकि ये तो सबको पता है कि इस्लाम में या कुरान में कहीं ऐसा लिखा नहीं कि आपको हिजाब पहनना है। कुरान में ये साफ तौर पर है, सूरह अहज़ाब में है, आयत नंबर मैं भूल रही हूँ कि ए मैं मोमिनो। थोड़ा सा रिसर्च किया मैम, आप मेरी क्योंकि आप मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। चलिए ठीक नागेंद्र है जी, ठीक है, आप पहले आप बता कुरान की दीजिए। बात कर रहे हैं। कुरान एक ऐसी किताब है जिसको पूरी, जो एक ही किताब है और पूरी दुनिया के मुसलमान, चाहे वो किसी भी फिरके के और फिक़े के हों, जी किसी भी सेक्ट के हों, वो सब उसको मानते हैं। और हिजाब का और पर्दे का जिक्र कुरान में पूरी खुली तौर पर है, लेकिन उस हिजाब के नाम पर जबरदस्ती करने का कहीं पर हुक्म नहीं है। अब आपका सवाल आता है कि इंडिया में हिजाब पहनने की आजादी और ईरान में हिजाब उतारने की आजादी पर बात हो रही है। हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की आजादी देता है कि हम अपने धार्मिक यूनिफॉर्म्स और धर्म की प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं, ये जी यहाँ का कानून कहता है। जी ईरान में इस्लामिक कानून है। जी ईरान का जो देश का संविधान है वो पूरी तरीके से इस्लामिक है। आपकी शायद जानकारी में नहीं होगा, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा अगर इस्लामिक कानून कहीं पर सख्त है तो वो ईरान में है। तो उनके देश का संविधान ये कहता है कि कुरान के मुताबिक सर पे दुपट्टा या ये जो हिजाब है ये करके निकलना है। तो वो लेकिन वहां के संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन भारत का मुसलमान यहाँ के संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहा। वो चाहता है कि हम संविधान में रहते हुए अपनी वेशभूषा, अपनी प्रैक्टिसेस को करते रहे। लेकिन जो आर्टिकल 25 है हमारे रिलीजन का, अब हमारे संविधान का, वो कहता है कि आर्टिकल 25 अलाउज रिलीजियस फ्रीडम बट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। सो थोड़ी लिमिटेशन तो उसमें है ना कि पब्लिक प्लेसेस पे आप मत पहनिए जी, इफ देयर आर सिक्योरिटी कंसर्न्स। देखिए, तो इसके लिए आपको सख्त कानून लाना पड़ेगा उसके लिए। अगर हम हिजाब कर रहे हैं, जैसे मैं इस वक्त हिजाब करे बैठी, मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को दिक्कत होगी, ठीक है। और साथ में बहुत से लोग, जैसे डॉक्टर साहब ने बुर्का, वो अपना फेस ढका हुआ था, जी वो एक्चुअली असल पर्दा वही है जो हर किसी को हमारे वहाँ इस्लामी नुक्ते नजर से करना चाहिए। मैं नहीं करती हूँ, ये मेरी बदनसीबी है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहां पर जरूरत होती है वहां हटाया जाता है। पासपोर्ट्स बनते हैं, आप एयरपोर्ट्स पर जाते हैं, हटाना पड़ता है। आप वहां पर भी उस महिला से कहते हैं, डॉक्टर साहब, वो मंत्री जी, कि आप नुसरत परवीन जी अपना ये नकाब हटा दीजिए, मुझे देखना है कौन है। जी तब तो समझ में आ रहा था। उन्होंने एग्जाम दिया होगा, इंटरव्यू दिया होगा, सब में वो उसी हिजाब के साथ सिलेक्ट होकर के आई, तो उनको जी पहले ही डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था। ये कोई झगड़े की वजह नहीं है। इस देश जी का कानून और संविधान हम तो अच्छी तरीके से समझते हैं, उसको सुमैया जी। फॉलो भी करते हैं। जबरदस्ती ना यहाँ हो रही है ना ईरान में हो रही है। ईरान जी में वो अपना लॉ चला रहे हैं, वो लॉ के बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लॉ के बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं। हम हिंदुस्तानी अपने देश के संविधान और जो कुरान जो हमसे कहता है इस्लाम, उसके बीच का एक सामंजस्य बना करके चल रहे हैं कि कहीं पर कोई डिस्टरबेंस ना हो और चीजें अच्छी चलें। और मैं इस बात की तारीफ करती हूँ कि पूरी दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत संविधान कहीं का है तो हिंदुस्तान का है। मैं सलाम करती हूँ यहाँ के संविधान। चलिए सुमैया जी, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से भारत की स्थिति बदलती रही है पास्ट में। अभी के दौरान अभी जो सिचुएशन है भारत में, यूपी में, आप खुद हाउस अरेस्ट में बैठी हुई हैं। अगर आप किसी एक पोइट्री से, एक कविता से, जो अभी की कंडीशन है भारत की, उसको अपने फादर की किसी एक कविता से अगर उसको समराइज कर सकें तो आई विल बी रियली थैंकफुल। पापा की गजल है, उसका बहुत मशहूर शेर है जी कि हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। और मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ ले इसको वतन का दर्द के। सो ये थी सुमैया राणा जी, और हमने उनसे कुछ सवाल पूछे इस्लाम के बारे में, हिजाब के बारे में। ओवरऑल हम जो चर्चा करते हैं उसमें बस ये बताना चाहते हैं कि क्या चल रहा है देश में और आप अपना पर्सपेक्टिव किसी एक सब्जेक्ट पर कैसे बढ़ाएं। बांग्लादेश से रिलेटेड खबरें और हिजाब से रिलेटेड खबरें और बाकी जो अभी काफ़ी सारे नए केसेस और डेवलपमेंट्स आए हैं। इंडियन आर्मी में
रिश्वतखोरी को लेकर के, और इन सब खबरों को हम काफ़ी डिटेल में कवर कर रहे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जिसमें आप 10 से 15 ऐसे वीडियोस पाएंगे जो आपको कहीं और नहीं दिखते। मैं हूं नागेंद्र सिंह फॉर वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.